गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 6th सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साम्राज्यवाद का उदय, कारण और परिणाम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक और आर्थिक जागरण हुआ। इस जागरण से विश्व में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व यूरोप ने किया। यूरोप के अनेक साहसी व्यापारी, नाविक, खोजकर्ता तथा धर्म प्रचारक एशिया और अफ्रीका के साथ संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गए। 19वीं सदी के यूरोप के अधिकतर देश एशिया तथा अफ्रीका के देशों का आर्थिक शोषण करने लगे था। शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शोषण की दौड़ और तेज हो गई तथा दूसरी तरफ इन देशों के बीच अपने स्वार्थों की होड़ भी आरंभ हो गई। इन्होंने एशिया तथा अफ्रीका के भूभागों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस कड़ी में यूरोप के अनेक साहसी, नाविक, व्यापारी और खोजकर्ताओं ने एशिया व अफ्रीका के देशों का समुद्री मार्गों से खोज की और वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ प्रश्न ये है कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है। प्रोफेसर शुमैन के अनुसार साम्राज्यवाद अधीनस्थ प्रजाजनों के ऊपर शक्ति तथा हिंसा द्वारा लादा गया विदेशी शासन है, भले ही इसके विरुद्ध कितने ही नैतिक तर्क तथा बहाने प्रस्तुत किए जाएं। साम्राज्यवाद एक देश के ऊपर थोपी गई वो व्यवस्था है जो उनके लिए नहीं बल्कि आधिपत्य जमाने वाले देश के स्वार्थों की पूर्ति करती है। पार्कर टी मून के अनुसार भी साम्राज्यवाद का अर्थ गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन है। साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण हैं, तो सबसे पहले हम इसके करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में प्रथम है अतिरिक्त उत्पादन। औद्योगिक इंग्लैंड में या यूं कहें कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और वहाँ के आर्थिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन हुआ। उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि पहले हथकरघा और घरेलू तौर पर उत्पादन होता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी मिलें लग गई थी और अतिरिक्त उत्पादन हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शताब्दी के अंत तक जापान भी औद्योगिक देशों की पंक्ति में आ गया था और अधिक माल इनका बनने लगा था। इनको उसके बेचने की चिंता होने लगी और नए बाजार ढूंढने के लिए इन्होंने एशिया और अफ्रीका जैसे देशों के साथ इन्होंने व्यापार बढ़ाया और इससे नवीन साम्राज्यवाद को बल मिला। अतिरिक्त पूंजी। यूरोपीय देशों के पास अधिक पूंजी हो गई थी और अधिक पूंजी होने के कारण इन्होंने अधिक इनकी भावनाएं बढ़ गई और अधिक प्रतिस्पर्धा इनकी बढ़ गई। लेकिन इनके यहाँ पूंजी अधिक हो गई थी और मजदूरी महंगी हो गई थी, इसलिए इन्हें ऐसे क्षेत्रों की जरूरत थी जहाँ सस्ते मजदूर और सस्ता कच्चा माल मिले। अतः इन्होंने साम्राज्यवाद का प्रसार किया और एशिया और अफ्रीका जैसे देशों पर अपने उपनिवेश बनाए। कच्चे माल की आवश्यकता। जहाँ औद्योगिक विकास ज़्यादा हो गया था, अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। जैसे इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता थी, उन्होंने भारत से ये शुरू किया आदि। इस भावना ने भी साम्राज्यवाद को बल दिया। बढ़ती जनसंख्या का दबाव। अब यूरोप में शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रसार हुआ, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया था और जीवन प्रत्याशा अधिक हो गई थी, मृत्यु दर में कमी आ गई थी, यूरोप की जनसंख्या अधिक हो गई थी। अब उनके लिए और अधिक रोजगार की जरूरत थी। इन्होंने एशिया व अफ्रीका जैसे देशों में उस जनसंख्या को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अब औद्योगिक क्रांति के समय यातायात एवं संचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। रेलों तथा सड़कों का विकास हुआ। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ों से यूरोप के देशों के व्यापारी अपना माल दुनिया के प्रत्येक भाग में पहुंचाने लगे और इससे उन देशों के आवागमन, सूचना अपने मातृ देश में पहुंचाने में उन्होंने आसानी हुई और इससे भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। और इसके बाद राजनीतिक कारण की बात आती है। आर्थिक कारणों के समान ही राजनीतिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। राजनीतिक कारणों में सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना। अब यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना भी साम्राज्यवाद के प्रयास का प्रमुख कारण थी।
इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल आदि देशों में इस प्रकार के राष्ट्रवादी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण उपनिवेश को प्रोत्साहन मिला। साम्राज्यवाद की स्थापना की दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे था, फिर भी वह अपने साम्राज्य को की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। व्यापारिक वर्ग का योगदान। व्यापारिक वर्ग हमेशा अपने व्यापार की उन्नति के लिए सोचता है तथा संगठन बनाकर अपनी सरकार पर दबाव डालकर व्यापारिक लाभ के कार्य करवाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के व्यापारिक संगठनों ने इसी प्रकार की भूमिका अदा की। कपड़े तथा लोहे के व्यापारी संगठनों की इसमें विशेष भूमिका रही, क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी और नए बाजार एशिया और अफ्रीका ही इनके लिए उत्तम थे। अगला राजनीतिक कारण है सामरिक महत्व के स्थानों का अधिकार। व्यापारिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख जलमार्गों के निकट द्वीपों, महाद्वीपों, तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना आवश्यक हो गया था। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस ने दिशा में कार्य किए और भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड ने जैसे भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, इसलिए उसने मिस्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। फ्रांस ने मोरक्को को अपने कब्जे में ले लिया और क्योंकि इन्होंने सुरक्षित अड्डों की आवश्यकता थी। सैनिक वर्ग की भूमिका। सेना के अनेक अधिकारियों ने भी साम्राज्यवाद का समर्थन किया, क्योंकि औपनिवेशिक स्पर्धा के कारण युद्धों की संभावना बनी रहती थी। युद्धों में उन्हें यश प्राप्ति के अवसर मिलते हैं तथा साम्राज्यवाद के प्रसार से सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके बाद साहसी व्यक्तियों का योगदान। यूरोप के अनेक साहसी व्यक्तियों एवं खोजकर्ताओं के प्रयासों से भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। ईसाई धर्म के प्रचारकों की भूमिका। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी विदेशों की यात्रा करके उपनिवेशों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इन प्रचारकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का है। उन्होंने एक लंदन मिशनरी सोसाइटी द्वारा अफ्रीका में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया, किंतु उसने स्वयं को अफ्रीका में वाणिज्य व ईसाई धर्म का मार्ग बनाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया। सभ्यता का प्रचार करने के बहाने साम्राज्यवाद को अपना पुनीत कर्तव्य बताकर सभी ने अपना उल्लू सीधा किया। इसके बाद साम्राज्यवाद का विस्तार है। जिस प्रकार एशिया अफ्रीका के विभिन्न भूभागों को यूरोप के देशों ने अपने नियंत्रण में लिया, उसे साम्राज्यवाद का विस्तार कहते हैं। यूरोपीय विस्तार एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी, जिसे पूरा होने में काफी समय लगा। यूरोपीय सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन महाद्वीपों की भोली भाली जनता सब कुछ सहन करती रही। यूरोपियन साम्राज्यवादी विस्तार का अध्ययन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन। अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है, जिसका आकार यूरोप से 3 गुना बड़ा है। 19वीं शताब्दी से पहले अफ्रीका के बारे में यूरोप वासियों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों द्वारा नई खोजों से अफ्रीका के कुछ तटीय भागों की जानकारी यूरोप वालों को हुई और इन प्रदेशों से यूरोप के लोग वहां के हबशियों को पकड़कर यूरोप में दास बनाकर बेचते थे। अफ्रीका का 90% काम यूरोप वालों के लिए अनजान था। अफ्रीका की अत्यंत खराब जलवायु, रेगिस्तान तथा खराब समुद्र तटों का होना अफ्रीका में यूरोप वासियों द्वारा रुचि न लेने के प्रमुख कारण थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में दास व्यापार का महत्व कम होने के कारण यूरोप वासियों ने अफ्रीका में रुचि लेना आरंभ कर दिया और अफ्रीका की खोज की। 1830 में फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका में स्थित अल्जीरिया पर, 1804 में इंग्लैंड के धर्म प्रचारक डॉक्टर डेविड ने को दक्षिणी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में घुसने की सफलता मिली। वहां पर धर्म प्रचार किए। 1843 में इंग्लैंड ने नेटाल पर अधिकार कर लिया तथा इंग्लैंड ने गैम्बिया, गोल्ड कास्ट, लियरा लियोन, लेगास पर भी अधिकार कर लिया गया। पुर्तगाल का अंगोला, मोजाम्बिक पर अधिकार था। स्पेन ने भी स्पेनिश गिनी पर आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। अतः धीरे धीरे इन्होंने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया, पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और सारा अफ्रीका यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। इसके बाद अफ्रीका का विभाजन हुआ। अफ्रीका का यूरोपीय राज्यों द्वारा आपस में बांट लेना यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। यूरोप का प्रत्येक देश अफ्रीका के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने का इच्छुक था। बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड ने इस दिशा में पहला प्रयास किया। उसने अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में 1876 में अफ्रीका पर विचार करने के लिए यूरोप के राज्यों की एक सभा आयोजित की और इस सभा में यूरोप के अफ्रीका के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया। बेल्जियम का शासक लियोपोल्ड इस संस्था का अध्यक्ष बना, परंतु यह संस्था अपने उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं कर सकी,
क्योंकि प्रत्येक देश अफ्रीका को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अफ्रीका में हस्तक्षेप करने लगा था। और 1879 से 1882 तक कांगो प्रदेश में रहा। वहाँ उन्होंने अपने कबीलों के सरदारों को बहला फुसला कर डरा धमकाकर अंतर्राष्ट्रीय सभा का संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार किया और 3-4 वर्षों में अफ्रीका के सरदारों के साथ 400 संधियां की और इससे अफ्रीका का एक बड़ा भूभाग लियोपोल्ड के संरक्षण में आ गया। लियोपोल्ड ने कांगो के विशाल राज्य की स्थापना की। फिर बेल्जियम के उपनिवेश आए। बेल्जियम ने भी फिर 1885 में लियोपोल्ड ने कांगो पर अधिकार कर लिया और वो उसका व्यक्तिगत राज्य बन गया। कांगो और लियोपोल्ड की मृत्यु के बाद कांगो को बेल्जियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार बर्लिन के सम्मेलन के पश्चात अफ्रीका विभाजन की तीव्र गति से आरंभ हो गया। फ्रांस के उपनिवेश थे, फ्रांस के अल्जीरिया, ट्यूनिस, फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका और इसके बाद मोरक्को, ये सब फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इटली के उपनिवेश भी बने। इटली ने भी अपना ध्यान 1870 के बाद अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर लगाया और उसने इरिट्रिया, सोमालीलैंड, एबेसिनिया से इटली की हार हुई और ट्रिपोली आदि पर अपना अधिकार कर लिया। इटली के सम्मान में वृद्धि हुई। 1912 में इटली ने इन्हें मिलाकर के इनका नाम लीबिया रख दिया गया। फिर जर्मनी के उपनिवेश बने। जर्मनी ने भी उस समय जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क इंग्लैंड से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था, अतः उसने उपनिवेश स्थापना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु बाद में जब जर्मनी का औद्योगिकरण हुआ तो बिस्मार्क ने भी इस दिशा में कार्य किया। उसने जर्मन दक्षिण अफ्रीका, कैमरून, टोगोलैंड, जर्मन पूर्वी अफ्रीका और इसके बाद जर्मनी ने यूरोप के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद पुर्तगाल के भी उपनिवेश थे। पुर्तगाल ने गिनी तट पर अपना अधिकार किया, जिसे पुर्तगाल गिनी के नाम से जाना गया। स्पेन के भी उपनिवेश थे। रियो डी ओरो, गिनी तट के भाग से ही उन्होंने अपना अधिकार जमाया। इंग्लैंड के उपनिवेश थे। इंग्लैंड को, जैसे आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड विस्तारवाद की दौड़ में सबसे आगे था। लैंगर ने लिखा कि अफ्रीका के विभाजन में सर्वाधिक उपनिवेश इंग्लैंड ने ही स्थापित किए। इंग्लैंड ने भारत इंग्लैंड का सबसे बड़ा साम्राज्य था और भारत के साम्राज्य की जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड का आना जाना था, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने हिंद महासागर पर अपना अधिकार करना जरूरी था और उसके लिए उन्होंने मिस्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और मिस्र ने पूरे इंग्लैंड की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद इंग्लैंड ने मिस्र के बाद उन्होंने सूडान की तरफ अपना ध्यान लगाया, इसलिए इंग्लैंड ने इस पर अपना दावा किया। सूडान पर भी फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का अधिकार स्थापित करना चाहते थे। सूडान के लोग विदेशों से घृणा करते थे और लेकिन अंत में ओडरमन के युद्ध में राष्ट्रवादियों को पराजित करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मिस्र पर अधिकार बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने के लिए सूडान का महत्व अधिक था, अतः सूडान पर अधिकार करना इंग्लैंड की बड़ी उपलब्धि थी। फिर उन्होंने पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, नटाल, ट्रांसवाल, रोडेशिया आदि पर भी इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार अफ्रीका के बंटवारे में इंग्लैंड को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। कैटलबी ने लिखा है कि ब्रिटेन के कतिपय साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञों के सपने साकार हो गए। तो ये था अफ्रीका में साम्राज्यवाद। उसके बाद एशिया में साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के परिणाम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।